गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट सामाजिक विज्ञान के इतिहास की है। वर्कशीट 24 है और ये हमारी 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है। हमारे चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। ये आपकी 22 तारीख की वर्कशीट है। तो बच्चों, जब जनता बगावत करती है, बगावत का मतलब कुछ विरोध करना। तो ऐसा क्या हुआ सन 1857 में कि जनता ने अपने शासक के प्रति विरोध कर दिया। आपने क्या पहले सन 1758 के बारे में पढ़ा है, सुना है? आपने एक पोयम जरूर सुनी होगी, सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, ये वही एक 57 है, ये 57। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप 1857 के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। 1857 में एक बार काफी सारे भारतीय लोग इकट्ठे हुए अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ। कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का पहला विद्रोह था, क्योंकि इससे पहले एकजुट होकर कोई लड़ ही नहीं रहा था, सोच ही नहीं रहे थे कि हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। लेकिन 1857 में वो चिंगारी है जिसने कि लोगों को उठ खड़ा किया। ठीक, तो 1857 के विद्रोह में बहुत से लोग जो हैं सामने आए। झांसी की रानी सामने आई, तात्या टोपे सामने आए, आपके ये कुंवर सिंह बिहार के थे, हजरत महल बेगम, बिरजिस कद्र, नवाब वाजिद अली शाह, ये सभी लोग उस समय के 1857 के हमारे भारत की साइड से लड़ने वाले वो विद्रोही थे, जिन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय कुछ रूल्स आ गए थे, जैसे विलय की नीति आ गई थी। उसमें क्या था, अगर राजा अयोग्य है, राजा काम नहीं करा ढंग से, उसका राज अंग्रेज छीन लेंगे। अगर राजा निसंतान मर गया, उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसकी भी जमीन अंग्रेज ले लेंगे। अगर कि उसका कोई सौतेला बेटा है या फिर कोई रिश्तेदार है तो उसको नहीं माना जाएगा, गोद लिया हुआ पुत्र उसको नहीं माना जाएगा, राजा का अपना पुत्र ही होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें की इन लोगों ने, जिसके कारण राजा लोग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सेना के साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता था, उनको जो है अच्छे से नहीं रखा जाता था, काले गोरे का भेद होता था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उस समय जो धर्म को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उस समय एक एनफील्ड राइफल नाम की एक बंदूक थी, जिसे कि चलाने का कहा गया कि आपको इसमें जो कारतूस है उसको मुंह से काट करके भर जो है गोली में भरना होता था बंदूक में। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम सभी लोग इस चीज के खिलाफ हो गए और काफी बड़ा वर्ग जो है 1857 के विद्रोह में सामने आया। तो 1857 के विद्रोह के समय ऐसा लगने लग गया था कि अब तो हमें आज़ादी मिल ही जाएगी, लेकिन इसको बहुत ही बेदर्दी तरीके से अंग्रेजों ने दबा दिया और ये हम लोग हार गए, इसमें ही पीछे हो गए, क्योंकि एक तो सत्ता उन लोगों के हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में, सारी फैसिलिटी उन्हीं लोगों के हाथ में थी। इसके साथ साथ हम लोग सब एकजुट नहीं थे। किसी का इच्छा थी कि भाई हमारा राज्य बच जाए। अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे सब किसी कारण से खड़े हुए थे। किसान लड़ रहा है कि भाई लगान माफ हो जाए, सैनिक लड़ रहा है कि हमें ढंग से रखा जाए, हमारी जो है पदोन्नति भी हो, छुट्टियां भी मिले, हमारे साथ अच्छा भी है। वो हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, यहाँ पे एकजुटता नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी पहली बार हम जो है देख रहे हैं कि उठ खड़े हुए थे। ठीक, तो 1857 में अंग्रेजों को झटका लगा कि अरे ये तो आज़ाद हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे हमारे हाथ से, तो इन्हें कंट्रोल और ज़्यादा किया जाए। तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसी घटना, कुछ क्रियाएं की जिससे हमें पता चलता है कि अंग्रेज डर गए थे। तो उन्होंने क्या किया, आज की वर्कशीट में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण प्राप्त कर लिया, लेकिन अब वह पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि हम जैसे पहले से शासन चला रहे हैं ये नीतियां ठीक नहीं हैं, क्योंकि
भारत में विद्रोह की भावना आ गई है, तो हमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो हमारा 1858 है ना, इससे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब्जा चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो कानून लाया गया, अब क्या था, अब ब्रिटिश साम्राज्य डायरेक्ट हमारे ऊपर शासन करने लगा। अभी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी 1857 के विद्रोह से पहले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब किसी कंपनी के हाथ में नहीं थे भारत, अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ गया था। तो उन्होंने क्या बदलाव किए देखते हैं। 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। भाई आपको जो है भारत में, भारत का मंत्री हो आप, और आपको यहाँ पर रहना है ताकि कंट्रोल जो है हम भारत के ऊपर और अच्छे से कर सके। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। तो एक तरीके से इंडिया पर और कंट्रोल करने के लिए इन्होंने नई नई चीजें निकाली। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। पहले जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, उसको अब वायसराय का नाम दे दिया गया। पोस्ट वही है, काम वही है, लेकिन बस नाम चेंज हो गया है। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया, निजी प्रतिनिधि। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। जब तक वो भारत का गवर्नर जनरल था, तब तक वो भारत के अंदर अंदर वो नियंत्रण करेगा, लेकिन वायसराय बनते ही अब हम इंग्लैंड के राजा रानी के कंट्रोल में आ गए। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में हम किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे, ठीक। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों को, यानी कि दत्तक पुत्रों को, यानी कि जिनको गोद लेते हैं, वो भी उन्हें भी सौंप सकते हैं। पहले क्या था, जो हमारी विलय की नीति जो डलहौजी ने बनाई थी, विलय की नीति में क्या था कि जो भी शासक निसंतान मर जाता था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था और राजा की मृत्यु हो चुकी थी, तो झांसी वो कब्जा में लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं ये लोग कि हम ऐसे क्षेत्रों पे कब्जा नहीं करेंगे, तो आप गोद लेकर के अगर किसी और को वहां का राजा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। मतलब कि आप अपना राजा बना लो अपने किसी गोद लिए हुए पुत्र को, लेकिन आपकी मेन जो रानी होगी वो ब्रिटेन की ही रानी होगी। इस तरह भारतीय शासकों को, अब देखो, भारतीय शासकों को भी इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ला करके खड़ा कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के लोग यहाँ पर आ गए, जो है पूरा वायसराय बन गए हैं, उनके कंट्रोल में हम चले गए हैं। और अब यहाँ पर जो राजा है, जहाँ पे निसंतान मर गए हैं, तो उन लोगों की संपत्ति पूरी तरीके से इन्होंने नहीं छीनी, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन उन्हें भी कर लिया। सेना में उन्होंने क्या चेंजेस करे देखिए। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को भाई कम से कम करो और यूरोपीय सिपाहियों को ज्यादा लाओ। इससे क्या होगा, भारत की सेना में भारतीय लोग होंगे तो कभी भी उनको धोखा दे देंगे, भाई मेरा भारत के खिलाफ मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो भारतीय लोगों का साथ दूंगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को कम करो और बाहर से लोगों को ज्यादा लाने की कोशिश की। ये भी कहा गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत, यहाँ के लोगों को हम नहीं लेंगे। कहाँ के लेंगे, गोरखा, सिख, पठान, जिन लोगों ने 1857 में ज्यादा विरोध किया था, उस क्षेत्रों को छोड़ के अन्य क्षेत्रों के लोगों को ये सिपाही के रूप में भर्ती करना चाहते थे ताकि उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल कर सके। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह, शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। तो ये चीज जो है अंग्रेजों ने महसूस करी कि उन लोगों ने अगर प्रॉब्लम किया तो हम उनकी जमीन छीन ले। बेसिकली इनका मतलब सिर्फ यही था, झगड़े लगाना और लोगों की जमीन को अपने हाथ में लेना। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, जो एनफील्ड राइफल थी, उस राइफल में जो कारतूस लगता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी होने की बात कही गई। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग जो है लड़ाई पे उतारू हो गए।
एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग किसी भी चीज़ के खिलाफ लड़ लेते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है ना तो हम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। हमारे धर्म के खिलाफ जब बात आती है तो हम सारे उठ खड़े होते हैं। तो यहाँ यही तो हुआ था कि भई हम अपने धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। तो अंग्रेज़ समझ गए कि भई इनके धर्म को टच मत करो, इनके रीति-रिवाज को टच मत करो, वरना अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत खड़ा हो जाएगा। भारतीय भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नई नीतियां बनाई गई और 1857 के बाद का जो विद्रोह का जो इतिहास था एक नया चरण बन के सामने आया। मतलब कि उन्होंने जमींदारों को और ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने क्या क्या बदलाव किए? सबसे पहला बदलाव क्या था? 1858 के कानून के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। भारत में एक मंत्री नियुक्त किया गया जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का था। इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में ले ली। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने का फैसला लिया गया और उन्होंने ये भी फैसला लिया कि धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को वो नहीं छेड़ेंगे, उनका सम्मान करेंगे। ये सारी चेंजेस 1857 के विरोध के बाद हुए। दूसरा आता है आपके विचार से अंग्रेजों ने बदलाव क्यों किए होंगे? एक्चुअली मेरे को जो लगता है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। उस समय अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह के बाद लगने लगा कि भारत उनके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए भारत पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने ये बदलाव किए, जैसे कि ईस्ट इंडिया के सारे अधिकार उन्होंने ब्रिटिश जो है साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए और भारतीय लोगों की संख्या अब वो कम करना चाहते थे सेना में, ताकि उनका कंट्रोल जो है ज़्यादा बना रहे। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के पश्चात सेना में क्या क्या बदलाव किए गए? तो भाई क्या बदलाव किए गए थे? उनके सिपाहियों का अनुपात कम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि यूरोप से हम ज़्यादा लोगों को भरें। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के लोगों की जगह वो गुरखा, सिख और पठानों को जो है सब भर्ती करना चाहते थे, जिससे कि उनके ऊपर कंट्रोल वो ज़्यादा कर सके। ये लोग ऑलरेडी विरोध जता चुके थे। विरोध के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे। इस पर टिप्पणी कीजिए। मतलब कि जो विद्रोह के परिणाम निकले, जो रिजल्ट्स निकले ना, वो दूरगामी थे, मतलब काफी लंबे समय तक चलने वाले थे। आयाम मतलब सभी लोगों को सभी तरीके से ये प्रभावित कर रहे थे। अगर हम कहें कि 1857 का विद्रोह ही लोगों को उठ खड़ा करने के लिए, तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, तो गलत नहीं होगा। इसीलिए हम इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। विरोध के दूरगामी परिणाम हुए। अंग्रेज अपनी सत्ता को लेकर और सतर्क हो गए। भारत पे अब सीधा ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हो गया। सेना पर भी अब अंग्रेज अपनी कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे उनसे भी। और देखा जाए तो यह पहला विद्रोह था जिसने आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाया और लोगों को एकजुट किया। तो बच्चों, आज हमने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा कि उसके पश्चात किस तरीके की घटनाएं घटी। तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस के जवाब देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि 1857 में कौन कौन से सेनानियों ने भाग लिया था? किन किन सेनानियों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? और दूसरा, 1857 से जुड़ी कौन सी कविता आपने जो है पढ़ी है, उसकी कुछ लाइनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बच्चों, कोविड-19 से बचे रहें, खुद को संभाल के रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब